हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं सतीश चंद्रा का ये सारे शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं एनसीईआरटी सतीश चंद्रा बुक से। ठीक है, ये मेडाइवल हिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोग सारे फैक्ट कवर करेंगे। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री और इसके पहले मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। देन इसके बाद अभी मेडाइवल चल रहा है। मेडाइवल में ये आज ये थर्ड पार्ट आएगा, इसके बाद एक और फोर्थ आएगा, उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे शाहजहां से रिलेटेड देख लेते हैं। देन शाहजहां के बाद औरंगजेब से बातें करेंगे और दैट मीन्स औरंगजेब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड फैक्ट से बनेगा उससे रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। फिर मुगल काल के प्रशासन से रिलेटेड हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जितने भी एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने सारे फैक्ट एक ही जगह कलेक्ट करी है। देन आप सभी इसे 2 से 3 बार एटलीस्ट सुनिएगा ना, तो कंफर्म है कि जितने भी सारे एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, छत्तीसगढ़ का जो भी जितने भी सारे एग्जाम है उसके लिए, या फिर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल वगैरह हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या फिर सेंट्रल लेवल पे एसएससी होता है, एमटीएस होता है, जीडी वगैरह का एग्जाम होता है। जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, इवन टोटल जितने भी अपने स्टेट है 28, जितने सभी स्टेट में स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, ये सभी के लिए एनसीईआरटी सतीश चंद्रा मेडाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा हम लोग टाइम किल नहीं करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं शाहजहां से रिलेटेड। ठीक है, तो शाहजहां की बातें करें तो शाहजहां का नाम होता है, शाहजहां भी कहा जाता है और शाहजादा खुर्रम इसे कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां को शाहजादा खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। 1592 ईस्वी में लाहौर में इसका जन्म होता है। ठीक है, इसकी माता जो होती है ये मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री और जगत गोसाई थी। ठीक है, यानी कि ये उदय सिंह की पुत्री थी और ये जगत गोसाई थी, मतलब इनका नाम था जगत गोसाई। ठीक है, 1612 ईस्वी की बातें करें तो 1612 ईस्वी में आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह होता है, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। ये पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की बातें करें तो अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से ये पूरा फेमस है। ठीक है, 1628 ईस्वी में शाहजहां अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण शानी की उपाधि धारण करता है। गाइज ये बहुत ही लंबा है, बट आप लोग को 2 से 3 बार फैक्ट सुनिएगा, याद हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करूं, मुमताज महल के नाम से किसे जाना जाता है? अर्जुमंद बानो बेगम। ये कौन होती है? ये शाहजहां की वाइफ होती है। ठीक है, तो ये याद करना है। 1628 ईस्वी में शाहजहां जो है इसको एक उपाधि मिलता है, वो उपाधि का क्या नाम रहता है? अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण शानी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जन्म तो मैंने बता ही दिया कि 1529 में होता है। ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है। इसके बाद ये उपाधि जब मिलता है फिर ये गद्दी पर बैठता है और आगरा में उसकी राज्याभिषेक होता है। तो कहाँ होता है? आगरा में राज्याभिषेक होता है और इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लेता है, यानी कि मिला लेता है, और यहाँ के अंतिम शासक जो होते हैं हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। ठीक है, यानी कि ग्वालियर के किले में अहमद शाह को क्या करता है? कैद कर देता है। निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे मुर्तुजा तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा और अंत में 1636 ईस्वी में मुगलों के द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया। ठीक है, शाहजी ने बहुत से किले और मुर्तुजा तृतीय को मुगलों को सौंप दिया। मुर्तुजा तृतीय जो था यानी थर्ड जो था, मुर्तुजा थर्ड, ये ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। ठीक है, शाहजी ने बीजापुर राज की सेवा स्वीकार कर लिया
और शाहजी के समय में गोलकुंडा जो होता है, गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर लेता है। ठीक है, यानी कि शाहजहां के समय में गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर लेता है। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 ईस्वी से लेके 1644 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शाहजहां कब से कब तक सूबेदार रहा, 1636 से 44। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले ये 1636 से 44 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहा। किसने रहा? तो ये औरंगजेब रहा, यानी शाहजहां के शासनकाल में। तो सबसे पहले सूबेदार कौन रहता? औरंगजेब से पहले ये शाहजहां इसका सूबेदार रहता है। और दक्कन का सूबेदार कहाँ का रहता है? तो दक्कन का। ठीक है, तो यानी औरंगजेब के जो शासनकाल होता है, इससे पहले शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब से पहले ये कौन रहता है? शाहजहां सूबेदार रहता है। ठीक है, 1652 ईस्वी में उसने पुनः इस पद पर क्या करता है? नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। ठीक है, यानी कि जब तक इसका उत्तराधिकारी होता है, फिर युद्ध में जब विजय हो जाता है, मुगल बादशाह बनने तक फिर रहता है। कंधार राज ये ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था। ठीक है, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक इस पे शासन किए थे और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था। उसकी इज्जत मान सम्मान की बातें थी। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पूरा ईरानी अधिकार हो जाता है और मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र में उसे एक बड़ा धक्का पहुंचता है, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिम सीमा जो होता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो सीमा होता है, ये मुगलों की स्थिति में अपेक्षाकृत काफी दुर्बल हो जाता है, काफी कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। ठीक है, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशा में एक मित्र शासक को लाना था। ठीक है, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज बना सके। ठीक है गाइज, बफर राज किसे बोलते हैं ये भी मैं आप लोग को समझा दूं। बफर राज उसे बोलते हैं कि कोई भी देश के नीचे कोई देश हो और उसके ऊपर कोई देश हो। सपोज करो कि भारत हो गया और भारत का जैसे ये भारत का बॉर्डर लगता है, उसके ऊपर नेपाल है और नेपाल के ऊपर समझ लो कि ऐसे आप समझ लो कि नेपाल हो गया, देन नेपाल के ऊपर चाइना हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, यूं बोले तो सपोज करो कि कोई भी जो स्टेट होता है, तो कोई भी स्टेट या फिर ऐसे समझ लो कोई भी देश है, तो बफर जोन का मतलब होता है कि वो उसका पानी से बॉर्डर नहीं लगता है और वो ऊपर नीचे दोनों देश होते हैं, बीच में वो देश होता है, उसी को बफर जोन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, ये शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार ईरानी के अधिकार में चला जाता है। मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टि से देखा जाए तो इसे बहुत ही क्षति होता है और जितने भी उत्तर पश्चिम सीमा होता है, मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत क्या होता है, बहुत कमजोर हो जाता है। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगल के अधिकार से निकल चुका था और ये बल्ख अभियान का उद्देश्य जो होता है, ये काबुल की सीमा के सटे बल्ख और बदखशा के एक मित्र शासक को लाना था और वो ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच एक बफर राज बन सके। इसका महत्व ये था, ये लोग बफर राज बनाने के वजह से थे ताकि युद्ध वगैरह में थोड़ी कम क्षति हो, प्लस ये लोग का जो मकसद रहे उसमें परिपूर्ण हो। ठीक है, शाहजहां का काल जो होता है ये मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला, साहित्य, शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा विकास होता है, बहुत ही ज्यादा चरम उत्कर्ष पे रहता है। साहित्य के क्षेत्र में बातें करें तो शाहजहां के शासनकाल में बहुत ही ज्यादा विशेष उन्नति होती है और इस काल में फारसी भाषा में 2 शैलियां प्रचलित होती है। प्रथम भारतीय फारसी और दूसरा ईरानी फारसी। ठीक है, भारतीय फारसी शैली की बातें करें तो विद्वानों में अब्दुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद वारिश, चंद्रभान ब्राह्मण आदि ये सारे थे। ठीक है, ईरानी की बातें करें तो ईरानी फारसी शैली के विद्वान जो थे अमीनाई कज़विनी, जलालुद्दीन
तबातबाई, ठीक है, ये लोग ईरानी फारसी थे, ठीक है। ईरानी पद शैली इस समय में अधिक बोलबाला था क्योंकि शाहजहां ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम को राज कवि भी नियुक्त किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ये सब आपको याद रखना है। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम को राज कवि भी नियुक्त किया था, ठीक है। कलीम की बातें करें तो कलीम के अतिरिक्त भी फारसी कवियों में शईदाई, गालिनी, कुदसी, मीर मुहम्मद, काशी, शायब, सलीम, मशी, रफी, फारूक, मुनीर, शोदा, चंद्रभान, ब्रह्मन, हाजी, दिलदेरी, ये लोग भी थे। किसके दरबार में थे? शाहजहां के, ठीक है। कवि चंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। क्या थे? कविद्राचार्य जो थे, कविद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज और अवधी का बहुत ही ज्यादा मतलब अनुपम ये है, मिलावट है। कविद्रकल्पता की बातें करें तो उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में परिणीत की थी, यानी कि लिखा हुआ था सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत के मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि सरस्वती उपाधि धारक था, यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था, इसने बादशाह से निवेदन करके तीर्थ यात्रा कम करवाया था। किसने? कल्पता ने, ठीक है। इनका नाम है कविद्र कल्पता ने। ये बादशाह जो थे शाहजहां, इनसे मतलब पत्र निवेदन लिख करके और ये तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान, मध्य एशिया से डिजाइनरों जो होते हैं, जो डिजाइन करते हैं, इंजीनियर वगैरह, वास्तुकार एकत्र किया था। यानी कि कहां कहां से मंगाया था? भारत के तो थे ही, ईरान से, मध्य एशिया से जो भी डिजाइनकार थे, इंजीनियर थे, वास्तुकार थे, सबको बुलाया गया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी, मध्य एशियाई वास्तुकला का संकलित दिखाई पड़ता है। दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां के द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, इसके बाद मुशम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जमा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, ये सारा किसने बनवाया था? शाहजहां ने। फिर से मैं रिपीट करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के द्वारा जो भी निर्मित है वो क्या क्या है? दीवाने आम है, दीवाने खास है, शीश महल है, दिल्ली की मोती मस्जिद है, इसके बाद आपको हो जाएगा मोती मस्जिद, खास महल, शीश महल है, फिर इसके बाद मोती मस्जिद हो जाएगा, खास महल, मुशम्मन बुर्ज हो जाएगा, नगीना मस्जिद हो जाएगा, जमा मस्जिद हो जाएगा, ठीक है, ताजमहल हो जाएगा, लाल किला हो जाएगा, ठीक है। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना किया था और इसे अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण करके सुसज्जित करने का प्रयास किया था, ठीक है। यानी कि शाहजहां जो दिल्ली में शाहजहानाबाद एक नगर का निर्माण कराता है, ये अकबर फतेहपुर सिकरी जैसे बनवाता है, सेम हूबहू कोशिश करता है कि उसी तरह उतरे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इसमें वैभवपूर्ण तरीके से भवन का निर्माण करता है, इसको सजाता है, ठीक है। तो शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है, ठीक है। इस किले की अगर हम बातें करें तो इस किले में पश्चिमी द्वार का नाम है लाहौरी दरवाजा, दक्षिणी द्वार का नाम है दिल्ली दरवाजा। फिर से मैं रिपीट करूं, पश्चिमी द्वार का क्या नाम है? यानी पश्चिमी द्वार बोले तो पश्चिमी यानी कि पश्चिम तरफ से जो गेट है उसको लाहौरी दरवाजा बोलते हैं, दक्षिण की तरफ से जो द्वार है यानी गेट है उसको क्या बोलते हैं? दिल्ली दरवाजा बोलते हैं। सुंदरता और शोभा में अनोखा है, बहुत ही अच्छा दिखता है। उपनिषद का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने किया था और सीरे अकबर शीर्ष के तहत किया, ठीक है। इसमें 52 उपनिषद का अनुवाद किया गया है। दारा शिकोह जो होता है, दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी, ठीक है। यानी इसे लघु अकबर कहा गया था, ठीक है। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था, ठीक है। शाह इकबाल लेनपुल, इसे क्या क्या उपाधि दिया था दारा शिकोह को? लघु अकबर, ठीक है, यानी कि एक छोटा अकबर, ठीक है। और शाह बुलंद इकबाल किसने उपाधि दिया था? ये दिया था शाहजहां ने। किसके लिए दिया था? दारा शिकोह के लिए दिया था, ठीक है। मज़्ज़म उल बहरीन द्वारा ये
ये जो है ना मज्जम उल बहरीन के द्वारा ये मूल रचना है जिसमें बताया जाता है। शाहजहां के चारों पुत्र ज्येष्ठ द्वारा मतलब ज्येष्ठ जो होता है वो दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित था। ठीक है, ये लेखक था, उसने अनेक हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करता है, उपनिषद, योग, भगवत गीता, हिंदू धर्म ग्रंथ फारसी में अनुवाद करता है। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन के द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर देता है। ठीक है, यानी मुगल बादशाह जो शाहजहां होता है, शाहजहां ने बलबन जब स्टार्ट किया था, बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी कि सिजदा जो था ये समाप्त कर दिया। किसने किया? शाहजहां ने किया। 1636 से 37 की बातें करें तो सिजदा प्रथा का अंत हो जाता है और जमीन बोझ की प्रथा भी खत्म कर दिया जाता है। जमीन बोझ बोले तो जमीन पे ऐसे गिर करके और उसको चूमा जाता था, तो जमीन बोझ इसे बोलते हैं। इसको भी पैबोस, जिसको वहां पे बलबन के लैंग्वेज में बोले तो वहां सिजदा पैबोश ऐसे बोला जाता है, उसको भी खत्म कर देता है। ठीक है, ये पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दिया, यानी जो पगड़ी बांधा जाता है, ठीक है, सिर में जो पगड़ी वगैरह बांधा जाता है, इसे पहनने से, यानी पगड़ी जो है वो होता है, ये बादशाह की तस्वीर पहनने में मनाही कर दिया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं कि इनकी पुस्तक में मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। किस कौन लिखते हैं? डॉक्टर L.L. श्रीवास्तव जी लिखते हैं। ठीक है, यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। और एली फिंस्टन ने शाहजहां के काल के बारे में लिखता है कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्ध काल था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ये शाहजहां से रिलेटेड जितने भी फैक्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये सारे मैंने आपको इसके बारे में मैंने बताई। ये सब आप 1 से 2 बार एटलीस्ट 3 बार कहीं पे इत्मीनान से बैठ करके ईयरफोन लगा करके सुनिएगा, कंटेस्ट पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, देन हम लोग औरंगजेब से रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम बता दें, ये आपसे पूछा जाता है किस मुगल बादशाह ने बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सीधा समाप्त किया? तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था लेकिन शाहजहां ने इसे समाप्त किया। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ये तो मीर जुमला ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी को याद रखना है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से निम्नलिखित में से शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा? दक्कन का गवर्नर जो होता है ये औरंगजेब रहता है। ठीक है, याद रखना है 1636 से 44 में औरंगजेब दक्कन का गवर्नर रहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा और ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। कि एक और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये दारा शिकोह आपको बताना है। ठीक है, दारा शिकोह के किस स्थान पर दफनाया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दिल्ली में दफनाया गया था। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं गाइज, आप लोग कहिएगा तो मैं एक सारे चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दूंगी। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं थोड़ी टाइम लगेगा एंड देन मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, औरंगजेब से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब होता है और ये औरंगजेब जो होता है ये सबसे बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, ये उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसके नियम से नहीं लेकिन तलवार के बल से ये मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक था। ठीक है, यानी औरंगजेब की बातें करें तो औरंगजेब जो था ना थोड़ा क्रूर टाइप का था। ठीक है, और ये सत्ता को अपनी तलवार के बल पर उत्तराधिकारी का निर्णय लेता है। ठीक है, यानी कि वो उस पोस्ट पे बैठता है। ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है। उसका पहला राज्याभिषेक जो होता है दिल्ली में 31 जुलाई 1658 ईस्वी को होता है और दूसरा बात करें तो ये राज्याभिषेक दिल्ली में होता है 15 जून 1659 में। तो एक होता है 1658 31 जुलाई में और एक जून में। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके रखना है। डेट वाइज बोले तो ऊपर नीचा होगा क्योंकि 31 जुलाई है और ईयर में बातें करें
तो ऐसे होगा कि 1658 है, तो फिर इसके बाद 58 के बाद 59 आएगा, 1659। ये कंटिन्यू याद रखना है। मंथ की बातें करें तो जून फिर जुलाई, लेकिन यहाँ पे पहले जुलाई में हुआ था 31 जुलाई 1658 को, दूसरा जो होता है 15 जून 1659 को होता है। ये सारी चीज आपको याद रखना है। अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद और औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की इसको उपाधि मिलता है। किसको? औरंगजेब को। फिर से मैं रिपीट करूं, अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाही गाजी। आप समझ रहे हैं, लग रहा है कि 6-7 आदमी का नाम है आज के डेट में। तो ये औरंगजेब को उपाधि मिलता है, ठीक है। और मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन होता है। मध्य प्रदेश में स्थित जो है उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य युद्ध होता था, ठीक है। और इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से, मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लेता है, ठीक है। शामूगढ़, देखो ये दारा शिकोह और औरंगजेब जो था, ये सब ये जो है ना, ये शाहजहां के पुत्र है, ठीक है। और ये अपने सत्ता के लिए दोनों में लड़ाई होती है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। शामूगढ़ का युद्ध जो होता है 29 मई 1658 को होता है। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं ने दारा शिकोह के मध्य युद्ध होता है, जिसमें दारा शिकोह पराजित हो जाता है, हार जाता है, ठीक है। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र जो है शाहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण लिया, यानी भाग करके वहां पे शरण लेता है। और उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप देता है, ठीक है। यानी कि उसका जो उत्तराधिकारी होता है मेदिनी सिंह, वो क्या करता है, औरंगजेब को वापस से सौंप देता है। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला, ठीक है। यानी इतना क्रूर औरंगजेब था ना कि पूछो ही मत आप, ठीक है। 1665 ईस्वी के आरंभ, जब जैसे 1665 ईस्वी आरंभ होता है, औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व करता है और विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। यानी युद्ध भी उनको आता था, युद्ध करना, शांति करना, ये दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे, यानी बहुत ही कूटनीतिक तरीके से कोई भी चीजों को हैंडल करते थे, ठीक है। बीजापुर जो होता है वो जीतने के लिए शिवाजी के मैत्री करना, यानी कि एक संधि करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ को घेराबंदी के बावजूद उन्हें शिवाजी से संधि कर लेता है। यानी कि बिना राजगढ़ की घेराबंदी किए और मुगलों की विजय ऐसे ही, मतलब अपने, कहते हैं ना कि अपने कूटनीतिक नीति के कारण वो संधि करते हैं। और पुरंदर की यह संधि जून 1665 ईस्वी में होता है। औरंगजेब के पुत्र जो होते हैं मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दिया और अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़ने जाने के लिए युद्ध से निराश हो गया। उसके अपने पिता की धर्मार्थ की नीति सफलता में विश्वास नहीं था और विचारों से वह उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा राज सिंह और राठौर नेता मरवाड़ के दुर्गादास ने उसे सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप अपने भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को सेना उसकी सहायता करेगी, ठीक है। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था, ठीक है। उसके व्यक्तिगत जीवन की नैतिक स्तर ऊंचा था। वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था, यानी वो पाप वाला काम थोड़ी कम करता था, ठीक है। इस प्रकार उसे थोड़ा कट्टर था, मुस्लिम में कहते हैं ना प्योर कट्टरवादी, वैसे था औरंगजेब, ठीक है। और इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे और मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे, ठीक है। 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त होता है तो उसे गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण नीति अपनाई और उसने इस दोनों राज्यों का विध्वंस कर दिया। और दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां
शाहजहां के द्वारा भेजे आदेश के अकॉर्डिंग 1656 ईस्वी में गोलकुंडा, 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध युद्ध को स्थगित किया, ठीक है, और संधि करना पड़ता है, ठीक है। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा कर लेता है और बीजापुर 1686 से लेकर के गोलकुंडा की बातें करें तो 1687 ईस्वी में उसके आधिपत्य में आ जाता है, यानी कि उसके कब्जे में आ जाता है। और औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल सेना सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ठीक है, यानी कि औरंगजेब के जब शासन काल होता है उसमें मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति होता है, ठीक है। जो भी हिंदू जो सेनापति होते हैं उनको ये अपॉइंट करता है। उसके शासन काल में उत्तरार्ध में कुल सेनापति में 31.6% हिंदू थे। मराठा की हम बातें करें, मराठा की संख्या आधे से भी अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात जो होता है, यह रेशियो 22.5 हो जाता है और शाहजहां के काल में 22.4 रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अकबर के काल में ये अनुपात जो होता है, यानी कि जो भी हिंदू सेनापति थे उनको अकबर कितना परसेंट नियुक्त करता था, 22.5%, शाहजहां 22.4%, यानी कि 1% पॉइंट, मतलब कुल मिला के बोले तो प्रतिशत में तो ठीक है, 0.1% का डिफरेंट है, ठीक है। अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर की समाप्ति करता है, यानी अकबर महान ने अपने साम्राज्य के जजिया कर की समाप्ति की घोषणा किया। औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित किया था, ठीक है। इस कर के लिए हिंदू को 3 वर्गों में बांटा गया। जिनकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम था उन्हें 12 दिरहम प्रति वर्ष टैक्स देना पड़ता था, और जिनकी जो आय होती थी इनकम 200 से लेके 10,000 दिरहम प्रति वर्ष था उसे 24 दिरहम प्रति वर्ष टैक्स देना पड़ता था। जिनकी आय 10,000 दिरहम प्रति वर्ष के ऊपर था, उससे अधिक था, उनको 48 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ता था, ठीक है। स्त्री गुलाम 14 वर्ष की आयु से कम कच्चे जो भी होते हैं स्त्रियां, ये गुलाम, जो भी स्त्री गुलाम होती हैं 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे, ठीक है, यानी कि उन्हें मुक्ति दी गई थी, ठीक है। इसके बाद अधीनस्थ हिंदू राजा ब्राह्मण को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया था, यानी जो भी ब्राह्मण वगैरह होते थे, ब्राह्मण हिंदू, उन्हें देने के लिए बाध्य किया जाता था, यानी उनका अनिवार्य था देना, ठीक है। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांस्कारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं था। वो उदार था। दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले हैसियत से उसे कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया, यानी कि वो क्या करता है कि कुरान के जो काफी जो हार्ड रूल होते हैं उसे ये लागू करने का कोशिश करता है औरंगजेब। कानून के अकॉर्डिंग प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए। ये इसके बारे में लिखा जाता है औरंगजेब के बारे में, ठीक है। इस्लाम के राज में दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तन नहीं हो जाते हैं, और औरंगजेब जो होता है वो सिक्कों पर कलमा खुदवाना, यानी कि उस पर लिखवाना, नौरोज का त्योहार मना किया। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, नौरोज का त्योहार मनाना, तुलादान, झरोखा दर्शन, ये सारा क्या करता है, बंद कर दिया, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखना है। नौरोज का त्योहार, तुलादान, झरोखा दर्शन, ये सारा बंद कर देता है। उसने अकबर के द्वारा हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना भी बंद कर दिया। यानी कुल मिला के यूं बोले तो ये बहुत ही ज्यादा कट्टर टाइप का था। मुस्लिमों में कुछ लोग कट्टरवादी होते हैं ना, वैसा ही ये था। वेश्याओं को शादी करने और देश छोड़ने का आदेश दे दिया, और दरबार में बसंत, होली, दीपावली त्योहार को मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, बंद कर दिया। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी, इसकी जो प्रिय पत्नी थी कौन थी, राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से लेके 1661 ईस्वी में कंप्लीट करवाता है, और इसके बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, ठीक है। यानी इसे क्या कहा जाता है, बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, या फिर रबिया उद दौरानी के मकबरा भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। इसे द्वितीय ताजमहल भी
कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराता है। ठीक है, तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था दिल्ली में? औरंगजेब ने किया था। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अगर हम बात करें तो जहां आरा रोशन आरा यानी मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी, और जहां आरा रोशन आरा गौहर आरा औरंगजेब की बहन थी। ठीक है, यानी कि कुल मिला के यूं बोले तो शाहजहां के ये सब भाई बेटा बेटी थे। औरंगजेब, दारा शिको, फिर इसके बाद बहन में बात करें तो जहां आरा रोशन आरा गौहर आरा औरंगजेब, ये दारा शिको, ये सब भाई होता है और ये भाई बहन सब होते हैं। ठीक है, तो शाहजहां की पुत्रियां ये लोग थी। औरंगजेब की अन्य पुत्री जो थी जेबुन्निसा, यानी जो जो दूसरे के बड़ी से होता है, यानी कि उसकी जो दूसरी वाइफ होती है उसे कहते हैं जेबुन्निसा, जिन्नतुन्निसा, बदरुन्निसा, जुबदतुन्निसा। औरंगजेब ने जहां आरा को शाही बात उस जमाने की उपाधि दिया था। किसे? औरंगजेब ने शाहजहां आरा को शाही बात उस जमाने की उपाधि प्रदान करता है। संत के अकॉर्डिंग रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे, और इनका जन्म 1608 ईस्वी में, जबकि मृत्यु जो होता है 1681 ईस्वी में होता है। गाइस, ये औरंगजेब से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वो कौन था? तो वो बीजापुर और गोलकुंडा दे देगा। तो ये सही है, बीजापुर गोलकुंडा, क्योंकि अभी मैंने बताई भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ देगा कि बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, कोई भी स्टेट मिला देगा, तो आपको फैक्ट याद रखने का मतलब ही है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो ये सारा याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो 1686 ईस्वी में की थी। तो जो भी सारे मैंने फैक्ट बनाई है ये सारे दैट मीन्स एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया है। ठीक है, सतीश चंद्रा के बुक से, और ये आप सभी को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा ना, कंफर्म है कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना क्या है, दैट मीन्स सुनना है। सपोज कीजिए कि वॉकिंग कर रहे हैं, या फिर किचन में है, या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो ईयरफोन लगा करके और कंफर्म सुनते रहिए, याद हो जाएगा। चलिए, तो ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, देन हम स्टार्ट करते हैं मुगल काल से रिलेटेड, उसके प्रशासन से रिलेटेड। तो मुगल काल के मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है। जिले को क्या कहा जाता था? सरकार। ठीक है, प्रशासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा बोलते हैं प्रांत को। ठीक है, कई सरकारें यानी कि कई जिलों में बटा होता था, और सरकार को परगना या महल में विभाजित किया जाता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी होते थे। अधिकारी यानी अधिकारी फौजदार होते थे। अधिकारी मीन्स फौजदार को कहा जाता था। अमल गुजार, काजी, कोतवाल, बितिकची, खजानदार, ये सारे इनके पोस्ट होते थे। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान को कहा जाता था। ठीक है, मीर बख्शी किसे कहा जाता था? सैन्य के प्रधान जो होते थे, हेड होते थे पूरे सैनिक का, उसे मीर बख्शी कहा जाता था मुगल काल के समय में। शरखत नाम का प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सैनिकों को मासिक वेतन में, जो भी मासिक यानी मंथली जो सैलरी मिलती थी, ये सरखत नामक प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर करना पड़ता था, जिससे कि सैनिकों को उनका सैलरी, महीने का जो भी सैलरी बनता था, निर्धारित होता था, इसी पेपर पे साइन होता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बातें करें तो प्रांतों में बख्शी होते थे, जो कि मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। ठीक है, तो ये सारे आपको फैक्ट याद रखना है। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, और साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी होता था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी यानी कि पे मास्टर कहा, लेकिन वेतनाधिकारी का कार्य भी मीर बख्शी का नियमित और अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवाने तन करता था। मुगल काल में मनसबदारों को सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के घुड़सवार सैनिक थे,
वो क्या कौन कौन थे वो भी मैं बता दूं। अहदी कहा जाता था और दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और उसके अगर हम बातें करें तो उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करता था। दाखिली जो होता था ये सैनिक की भर्ती बादशाह के द्वारा किया जाता था। और मनसबदार की बातें करें तो मनसबदार जो होते थे ना, मनसबदारों को सेवा में रखा जाता था। और मुगल प्रशासन में मुहतशिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था और उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को मतलब एक उच्च मतलब हाई लेवल पे वो नियुक्त किया जाता था, बनाया जाता था। वेश्या जो होते थे, वेश्याओं को नगर से निकाल दिया जाता था, यानी कि उस देश से उनको किसी और देश में, एक देश से दूसरे देश में उनको हटा दिया जाता था, यानी कि अपने देश से उन्हें खदेड़ दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था। ठीक है। और उसका नाम क्या ये लोग रखते थे, शैतानपुरी रखा। ठीक है, यानी निष्कासित कर दिया और नए स्थान पर जो बसाया जाता था, सपोज करो कि कोई भी स्टेट से जैसे दूसरे स्टेट में अगर किसी वैश्या को स्थानांतरित करते हैं, जहां पे वो लोग बसाते हैं, उसको शैतानपुरी रखा जाता था। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। कितने थे गाइज? मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। उन्हें कभी कभी मशरूत या फिर सशर्त पद भी प्राप्त होते थे। अकबर ने अपने शासनकाल में 40वें वर्ष में जात सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू करता है। फिर से मैं रिपीट करूं, अकबर ने अपने शासनकाल में 40वें वर्ष में जात और सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू किया, जिस मनसबदार से अपने जात व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी। ठीक है। उसके दर्जे की पहले कोटि से जिसे आधे सवार रखना अपेक्षित था, उसे दूसरी कोटि और जिसे कि आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था, यानी कि नेसेसरी था, तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जो होता था ये जात पद से कभी भी ऊपर नहीं हो सकता था। ठीक है। इस व्यवस्था में सैनिक असैनिक अधिकारी एक ही सेवा सवर्ग था और मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित है। तो माल शब्द पूछेगा किस चीज से संबंधित है, तो लैंड रेवेन्यू से संबंधित है। पुर्तगालियों के द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत से लाया जाता है, भारत से मैं बोल रही हूँ। पुर्तगाली जो है 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत में लाते हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंबाकू किसने लाया, तो पुर्तगाली ने लाया। कब लाया? 1605 में लगा। ये भी पूछेगा कि तंबाकू किसके द्वारा लाया गया, तो पुर्तगाली भारत में लाया। ठीक है। और ये अपने तंबाकू जो होता है ये अपने देश में नहीं होता था। ठीक है। तो तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया और आज भी देखते हैं कि लोग खैनी कितना खाता है, तंबाकू उसी को बोलते हैं, टोबैको, है ना। तो ये उसी का देन है। ठीक है। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेही आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा, यानी कि एक प्रोहिबिटेड लेटर जारी करना पड़ा जहांगीर को। मुगल प्रशासन में विद्वानों धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि मदे मास कहा जाता था, यानी कि जो राजस्व मुक्त अनुदान होता था, जो फ्री में अनुदान मिलता था भूमि को, उसे क्या कहा जाता था? मददे माश। ये याद रखना है। इसे सयूरगल, यानी कि इसे सयूरगल भी कहा जाता था, मददे मास भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था और सद्र या फिर दायित्व था, यानी कि अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए, इसलिए इसे प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी, जो भी जो लैंड वगैरह दिया जाता था, ठीक है, ये स्थानांतरित नहीं हो सकती थी, यानी कि जब दे दिया गया है उसे तो किसी और को वो नहीं दे सकता है। अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहता था। ठीक है। टकसाल में सोने चांदी तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर के द्वारा राम सीता की आकृतियां और राम शिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, चलाए गए थे, जो इस बुक में लिखा हुआ है। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो कि रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। जहांगीर ने अपने सिक्के पर अपनी आकृति अंकित कराई और कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का भी नाम लिखवाता है। ठीक है, उसके कुछ सिक्कों पर हाथ में
शराब का प्याला भी वो पकड़ा हुआ उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। यानी कि वो आकृति जब सिक्कों पे बनवाता है तो उसमें क्या करता है, कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला पकड़े हुए उसमें आकृति उसमें छपता है। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज और कृषक के बीच होता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स बोले तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती। दैट मीन्स सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी स्टेट पीसीएस है या फिर और भी जितने भी एग्जाम है, ये स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे हो, ये सबसे रिलेटेड है। गाइज हम लोग दिल्ली सल्तनत का भी कुछ साहित्य वाला पोर्शन देख लेते हैं। एक वीडियो और बनेगा, इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम हम लोग दिल्ली सल्तनत जो पढ़े थे उसका साहित्य से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है थोड़ा हम लोग उसको भी कवर कर ले, ठीक है। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी में, यानी कि हिजरी की बात करें तो 1651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी कि काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर होता है। गाइज ये पूछता है कि जो अमीर खुसरो होते हैं ये पटियाला में जन्म हुआ या फिर पटियाली में हुआ। ये 2000 आई थिंक 22 वाली दरोगा का एग्जाम जो हुआ होता है ना, 2022 के जो दरोगा के एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन दे देता है, ठीक है, कि दरोगा के एग्जाम में पटियाली में हुआ, पटियाला में हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, आपको समझ आ जाएगा। पटियाली में, पटियाला में बहुत सारे क्वेश्चन, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट पटियाला मार के आ गए थे। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा और वह 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगा, ठीक है। यानी कि कविता का रचना किए, लिखने लगते थे। ऐतिहासिक विषय को लेकर के उसकी पहली मशनवी किरान उस शादेन है, यानी कि ऐतिहासिक विषय को लेकर के बातें करें तो पहली मशनवी किराने उस शादे है। उसकी अन्य रचना, यानी ये पहले यही लिखते हैं, उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह, इसके बाद मिफ्ता उल फुतू होता है, तारीख दिल्ली होता है, खजाइने उल फुतू होता है, तारीख अलाई होता है, आशिका होता है, नूह शिपीहर होता है। फिर इसके बाद तुगलक नामा होता है। तुगलक नामा अमीर खुसरो के अंतिम ऐतिहासिक मशनवी है, यानी इनके द्वारा लिखा गया, रचना किया गया, ठीक है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया और अमीर खुसरो स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ, यानी कि मैं तुर्की, भारतीय, मैं तुर्की हूँ, तुर्की भी बोलता हूँ और भारतीय और हिंदी भी बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। नई फारसी काव्य शैली, शबकी हिंदी या फिर हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। उनका कहना है कि न लफ्जे हिंदी वस्त अज फारसी कम, यानी कि न लफ्जे हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात यानी इसका मतलब होता है हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है, मतलब इसका मतलब होता है। फिर से मैं बता दूं, अमीर खुसरो लिखते हैं कि न लफ्जे हिंदी वस्त अज फारसी कम, मतलब इसका हिंदी में इसका मतलब इसका मतलब होता है हिंदी का शब्द जो होता है वो फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों तबला और सितार का प्रवचन 13वीं शताब्दी में होता है। कितने में होता है? 13वीं शताब्दी में होता है। अमीर खुसरो ने ये किया था और भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेता जो होते हैं इनके आगमन से प्रारंभ होता है और यहाँ इसे एक नवीन नया रूप प्रदान होता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया जाता है। तबकाते नासरी की बात करें तो मिनहाजुल सिराज का ग्रंथ है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो ये याद रखना है। एसएससी में कितनी बार स्टेटमेंट बना है। इसके अलावा ये यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस सब में ये स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन पूछा है कि तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा मिनहाजुल सिराज के द्वारा, ठीक है, उनका ग्रंथ है। सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित ये किया जाता है। शम्से सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम था, यानी कि शम्से सिराज
शम्स सिराज को अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी एक ही नाम है। अलग अलग किताब में तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। तुजुल मासिर को शदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा है कि याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख मुबारक शाही लिखी, जो कि सैयद शासकों के इतिहास को जानने के लिए एकमात्र साधन है। शम्स सिराज, अफीफ, जियाउद्दीन बर्नी अलग अलग तारीख फिरोज शाही की। ख्वाजा अबू मलिक ईशामी ने फुतूह सलातीन की रचना करता है। राणा कुंभ संगीत के साथ साथ साहित्य की कला और पोषक था। उसके संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। ठीक है। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना स्मरण फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से लिखता है। तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। ये इतने ज्यादा है ना इंपॉर्टेंट कि मैं बता नहीं सकती। ठीक है। थोड़ी एक और दिल्ली सल्तनत का थोड़ा सा मिसलेनियस है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चौगान का बहुत ही शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिरने के बाद 1210 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान यानी कि पगड़ी पहनने वाले कहा जाता है, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते हैं और राजपूतों के द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारी से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन करते हैं। तो गाइज ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद कल थोड़ी सी और बचेगा साहित्य कला वगैरह से रिलेटेड, जो हम लोग एक वीडियो में कल लास्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि कल समाप्त हो जाएगा। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। एंड आप सभी, अच्छा एक हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जो भी सुन रहे होंगे आप सभी, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुआ था? ये मैंने 3-4 वीडियो पहले में बताई थी। मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये आप सभी प्लीज कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, और उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है प्लीज। अगर आप लोग लिखते हैं ना, देखो मैं जानती हूँ कि सबको आता होगा, लेकिन लिखते हैं तो और ज्यादा कंफर्म, मतलब वो कहते हैं ना, कोई चीज को बार बार लिखो तो दिमाग में बैठ जाता है, याद हो जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, एंड आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड और भी आप सभी का कुछ डिमांड हो कि हाँ करेंट अफेयर्स करा दीजिए, मंथली मैगजीन करा दीजिए, तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगी कंप्लीट कराने का ऑडियो फॉर्म में। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, जब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए